सभी छात्राओं को दीप्ति रावत का नमस्कार। मैं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की एमएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबको यौन शोषण और उससे रोकने के लिए पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस के बारे में अवगत कराऊंगी। कुछ इस प्रकार है: स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ वीडियो असिस्टेड टीचिंग प्रोग्राम और नॉलेज रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल अब्यूज़ अमंग अडोलसेंस गर्ल्स ऑफ सिलेक्टेड स्कूल ऑफ देहरादून। कसूर क्या था उसका? बोल, कसूर क्या था उसका? वो सिर्फ एक लड़की थी। तेरी नज़रों ने भी अब न छोड़ा, तेरी नज़रों ने भी अब न छोड़ा, क्योंकि वो शिकार अब तेरी थी। इस स्टडी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं आप लोगों से जान सकूं कि आपको कितनी नॉलेज है आप गाइडलाइन और पॉलिसीज़ के बारे में, और मैं आपको ये बता सकूं कि सरकार ने आपके लिए क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या पॉलिसीज़ रखी है, ताकि आप बेहिचक सरकार से मदद ले सकें, आपको अवेयर करा सकूं। पॉलिसीज़ हमें बताती हैं कि सरकार ने आपके लिए, जैसे कि गौरा शक्ति ऐप, निर्भया योजना जैसी कितनी स्कीमें आपके लिए रखी हैं, और गाइडलाइंस आपको बताती है कि जो भी एसओपीज़ पुलिस ने रखी है, जो भी सजाएं आईपीसी के तहत या पोक्सो एक्ट के तहत आपको बताई गई है, सरकार ने रखी है, वो आपको अवगत कराओ। अपराध ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार जो मैंने स्टडी की है, उत्तराखंड में 2020 में बलात्कार के 487 मामले हैं, जिसमें से पोक्सो एक्ट में 573 मामले दर्ज किए गए हैं। ये कुछ उत्तराखंड के कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपके सामने रखी है, जैसे कि नाबालिग, ये रुद्रप्रयाग की घटना है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, और कक्षा 6 की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, और कुछ पिथौरागढ़ की ये जो कटिंग है, मासूम से दुष्कर्म की कोशिश में दोषी को आजीवन कारावास। ये सब चीज़ें ये एविडेंस दे रही है कि कितना भी हम अवेयर हो जाए, लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी ये चीज़ें होती जा रही है, और हम जिसकी रोकथाम करना हमारा परम लक्ष्य है, उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है। जो रोकथाम करने के बारे में केवल उत्तराखंड सरकार को ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि हमें भी साथ में इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये 5 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें से मौखिक यानी वर्बल पहला प्रकार है। मौखिक यौन व्यवहार में यौन सामग्री को व्यक्त करने, उत्तेजित करने या इंगित करने के लिए बोले गए या लिखित शब्दों का उपयोग शामिल है। मतलब इसमें जो इसके उदाहरण है, यौन चुटकुले बोलना या टीजिंग या शारीरिक विकास पर टिप्पणी करना, ये सब मौखिक यौन शोषण के अंदर आएगा। कोवर्ट यौन शोषण जो जानकारी के बिना होता है। यौन शोषण अपने ज्ञान के बिना भी हो सकता है। किसी को देखना, उसका अनुसरण करना, उसकी फ़ोटो खींचना, सोशल मीडिया पर पीछा करना, ये आपके कोवर्ट या गुप्त यौन शोषण में आता है। फिजिकल यौन शोषण, शारीरिक रूप से किसी को क्या करना, अब्यूज़ करना, शोषण करना, उसकी गैर सहमति के बिना, जैसे कि उसकी सहमति के बिना छूना, शौकीन या शारीरिक संयम, कॉर्नरिंग, संभोग करना या गोपनीयता का आक्रमण करना या पीछा करना आपके शारीरिक यौन शोषण के अंतर्गत आता है। पीड़ित या विक्टिम्स कौन कौन है? कुछ इस प्रकार से मुख्यतः पति या पत्नी यानी कि स्पाउस में जब भी कोई पति किसी पत्नी की इच्छा के बगैर उसके साथ शारीरिक संबंध रखता है या उसके बलात्कार करने की कोशिश करता है, तो वो पत्नी किसी विक्टिम्स की श्रेणी में आ जाएंगी। बच्चे, छोटे बच्चों के साथ अगर क्या हो रहा है, या बलात्कार हो रहा है या यौन शोषण हो रहा है किसी भी तरीके का, तो वो बच्चे भी आपके पीड़ित की श्रेणी में आ जाएंगे। विकासात्मक अक्षमता वाले लोग, प्यूपिल, वो लोग जो क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है, मानसिक रूप से अक्षम है, वो क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए ये लोग भी क्या है, यौन शोषण की पीड़ित की श्रेणी में आएंगे। बुजुर्ग और मनोभ्रंश वाले लोग, मनोभ्रंश का मतलब यह यानी कि डिमेंशिया, एक तरह की बीमारी है, भूलने की बीमारी, तो ये अक्सर बुजुर्ग लोगों को होता है, तो वो लोग भी क्या है, यौन शोषण की श्रेणी में, यौन शोषण की पीड़ित की श्रेणी में आ सकते हैं। फिर है गरीबी में लोग, यानी कि पुअर पीपल, जितने भी गरीब लोग हैं उन पे क्या है, जो उच्च श्रेणी के जो लोग हैं वो यौन शोषण करते हुए
हमें कुछ डाटा मिले हुए थे, तो वो लोग को अभी मैंने इसकी पीड़ित की श्रेणी में रखा गया है। कुछ माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के लोग, जो उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं, जिनकी वो क्या है, अल्पसंख्यक लोगों के साथ भी यौन शोषण करते हैं। तो ये है आपके पीड़ित, कौन कौन से विक्टिम्स हैं यौन शोषण से रिलेटेड। इसी की धाराओं को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आईपीसी क्या है। आईपीसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। देश के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है। आईपीसी क्या करती है, हमारे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उसके लिए क्या क्या दंड रखे गए हैं, उस चीज़ को बताती है हमारी आईपीसी। ये जो अस्तित्व में आया था, ये आया था 1 जनवरी 1862 में। 1 जनवरी 1862। शोषण की रक्षा के लिए भारतीय पैनल कोड से संबंधित दिशा निर्देश और कार्य क्या क्या गाइडलाइंस रखी गई हैं, वो इस प्रकार है। मुख्यतः वैसे तो धारा 354 होती है ना, वो क्या होती है, आपकी यौन शोषण जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए जा रहे हैं, जितने भी यौन शोषण हुए जा रहे हैं, उससे संबंधित उसके क्या क्या पनिशमेंट है, वो आपकी धारा 354 आईपीसी के अंदर आती है। इसके अंतर्गत धारा 354 ए, बी, सी, डी रखी गए हैं। तो धारा 354 आईपीसी ये बताती है कि किसी महिला के प्रति अगर कोई पुरुष छेड़छाड़ करता है या फिर सेक्स डिमांड करते हैं या प्राइवेट फ़ोटो को क्या करता है, स्प्रेड करता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो आपकी धारा 354 आईपीसी के अंदर आती है। इसी के अंतर्गत धारा 354 ए है, वो ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी से फिजिकल कांटेक्ट होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ अवांछित शारीरिक संपर्क, यानी कि इसकी सहमति के बिना क्या है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, या और अग्रिमों की प्रकृति का यौन उत्पीड़न या यौन पक्ष के लिए एक मांग, यानी कि डिमांड करता है यौन उत्पीड़न के लिए, उसका यौन उत्पीड़न करता है, यानी इसका सेक्स डिमांड करता है, या अनुरोध या पोर्नोग्राफी दिखाने, या उसकी जो फ़ोटोज़ होती है अश्लील टिप्पणी करेगा या उसकी फ़ोटो को शेयर करेगा, अश्लील फ़ोटोज़ को शेयर करेगा, वो सब आपकी धारा 354 में आएगा। और इसमें 3 साल की सज़ा है। और यौन रूप से रंगीन टिप्पणी करने की प्रकृति का यौन उत्पीड़न, मतलब क्या करना, उसकी फ़ोटो को उसकी यौन टिप्पणी करना, मतलब अश्लील फ़ोटो पे टिप्पणी करना, उसके लिए 1 साल की सज़ा है। मतलब टोटल मिला के धारा 354 ए में 1 से 3 साल की सज़ा आपको प्रोवाइड की गई है। अब आता है धारा 354 बी। अगर किसी महिला को न्यूट करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग किया है, न्यूट यानी कि निर्वसन करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपके 354 बी में आएंगे, जिसके लिए सज़ा है 3 से 7 साल का। धारा 354 सी एक महिला और संपर्कों का अनुसरण करता है या ऐसी महिला द्वारा अरुचि के स्पष्ट संकेत के बावजूद बार बार व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिला से संपर्क करने का प्रयास करता है, या पहली सज़ा पर 3 साल के लिए 1 साल तक इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी अन्य रूप की एक महिला द्वारा उपयोग की निगरानी करता है, पीछा करने का अपराध करता है, तो दूसरी सज़ा के लिए 7 साल के लिए या 3 साल के लिए सज़ा मिल जाती है। इसका ये सार है, अगर आप किसी या कोई भी व्यक्ति किसी महिला की प्राइवेट फ़ोटो का प्रचार करेगा उसकी मर्जी के बगैर, तो उसको सज़ा मिलेगी 1 से 5 साल, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। धारा 354 डी, इसका मतलब है स्टॉकिंग, इसके अंतर्गत आता है, यानी कि जानबूझकर किसी का पीछा करना। वो किस तरह से, फेसबुक के तरह में भी कोई पीछा कर सकता है, फ़ोन कॉल्स में कर सकता है, सोशल मीडिया से पीछा कर सकता है, फिज़िकली कोई पीछा कर रहा है आपको, तो इसमें जो सज़ा दी गई है वो 3 से 5 साल की सज़ा दी गई है। ठीक है। अब ऐसे में क्या करेगा कि अगर ये महिला के साथ ये सब चीज़ें घट रही हैं, तो उसे तुरंत 100 नंबर डायल करना चाहिए, 1090 या 112 में कॉल कर देना चाहिए। ठीक है, और अपनी कंप्लेन को दर्ज करा देना चाहिए।
अब इसी तरह से ये सब चीज़ें महिला के साथ जो यौन शोषण किया जा रहा था, ये 354 आपको ये बताती है। अब आपके सामने आते हैं धारा 376। इससे पहले जो धारा 375 है जो रेप को डिफ़ाइन करती है, लेकिन जो 376 है जो बलात्कार का जो अपराध है यानी पनिशमेंट फॉर रेप, उसे ये डिफ़ाइन कर रही है। धारा 376A, माना किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। अगर अपराध सिद्ध हो गया है तो दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सज़ा दिए जाने का प्रावधान है। पत्नी से उसकी मर्जी के खिलाफ तथा जिस पत्नी की आयु 12 साल से कम है का बलात्कार करने पर 2 साल सज़ा या जुर्माना देने का प्रावधान है। यौन शोषण की रक्षा के लिए पोक्सो अधिनियम से संबंधित दिशा निर्देश और कार्य। दिशा निर्देश यानी मैं गाइडलाइंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो यौन शोषण और बच्चों के यौन शोषण की बुराई को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के इरादे से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो 14 नवंबर 2012 को संसद द्वारा पारित किया गया था। तो जो यौन शोषण है, इसकी जो फुल फॉर्म है, पोक्सो की फुल फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। कानून ने क्या किया, 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, सेक्सुअल अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया था। तो इस अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अनुसार बच्चे 18 साल से कम की आयु के व्यक्ति हो सकते हैं और जो अधिनियम है वो लिंग तटस्थ है, यानी कि ये मेल या फीमेल या अदर्स के लिए भी, ये किसी भी के बच्चों के लिए हो सकता है। इसके लिए कोई एक स्पेशल लिंग क्या निर्धारित नहीं किया गया है। यौन शोषण से संबंधित कुछ गाइडलाइंस जो है, धाराएं हैं, वो मैं कुछ मुख्य धाराएं आपके सामने बता रही हूँ, जो कि धारा 4 है, धारा 6 है, धारा 14 और धारा 15 है। धारा 4 में कहा गया है कि पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न के लिए जो सज़ा है वो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास है। अगर कोई पीड़ित 16 साल से कम है तो उसके लिए 20 साल का आजीवन कारावास है या जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, यानी कि अगर किसी का क्या हो रहा है, या पनिशमेंट फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए यौन शोषण सेक्शन 4 रखा गया है। अगर कोई अपना प्राइवेट पार्ट, यानी जो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, यानी कि पेनेट्रेटिव यौन उत्पीड़न क्या होता है, कोई अपना प्राइवेट पार्ट किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डालता है या किसी ऑब्जेक्ट को डालता है, दैट इज़ द पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो अगर या उस बच्चे को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है उसके प्राइवेट पार्ट को पेनेट्रेट करने के लिए, तो उसके लिए सज़ा रखी गई है। और अब आता है सेक्शन 6 यानी धारा 6। सशस्त्र मजबूत लोक सेवक प्रबंधन के पुलिस अधिकारी के सदस्य या रिमांड होम अस्पताल के कर्मचारी द्वारा घातक हथियार से आग, गर्म पदार्थों का उपयोग करके गिरोह के पेनेट्रेटिव हमले के माध्यम से जो शारीरिक रूप से बच्चे को मानसिक रूप से बीमार होने के लिए अक्षम करता है। अगर ये जो सेक्शन 6 है यानी धारा 6 है, वो एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए रखा गया है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या सरकारी प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी द्वारा घातक हथियार का उपयोग करके या गैंग पेनेट्रेटिव असॉल्ट के माध्यम से हमला करके किया जाता है, तो ये आता है सेक्शन 6 के अंदर या धारा 6 के अंदर, जो कि 10 साल की सज़ा इसका प्रावधान इसमें रखा गया है। धारा 14 जो कि 2019 का अमेंडमेंट है, जिसमें ये कोई व्यक्ति चाहे चाइल्ड को यूज़ कर रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, तो उसके लिए जो सज़ा है वो 5 से 7 साल की है। अब पोर्नोग्राफी क्या होता है, पोर्नोग्राफी कोई अपनी यौन संतुष्टि के लिए उसकी मर्जी के बिना क्या कर रहा है, उसकी परमिशन के बिना उसकी फ़ोटोज़ को शेयर कर रहा है या उसकी फ़ोटोज़ को बना रहा है या किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो वो आपका आता है पोर्नोग्राफी की। उसका मतलब होता है पोर्नोग्राफी यानी बाल अश्लील भी इसे हिंदी में कहेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है उसकी अश्लील सामग्री को क्या किया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है या उसकी फ़ोटो बनाई जा रही है, ये आपकी पोर्नोग्राफी
इसका मतलब पोर्नोग्राफी होता है। तो यही है धारा 14 जिसमें बाल अश्लील का उपयोग करने के लिए सज़ा का प्रावधान है। अब है धारा 15। धारा 15 के बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सज़ा, यानी कि पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। जो भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल है उसके लिए जो पनिशमेंट रखी गई है वो आपके धारा 15 में है। या अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उस सामग्री अश्लील सामग्री का भंडारण कर रहा है, उसको रख रहा है, उसका स्टोरेज कर रहा है, और उसका स्टोरेज करके किसी भी बच्चे को इसमें शामिल किया जा रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है। और फेल टू डिस्ट्रॉय, मतलब ये उसको क्या है, डिस्ट्रॉय करने में, समाप्त करने के लिए क्या है, फेल हो रहा है। ये किसी भी डेजिग्नेशन अथॉरिटी या किसी बड़ी आधिकारिक अथॉरिटी को क्या कर रहा है, वो दे नहीं पा रहा है, और शेयर करने के इंटेंशन से रखा गया है उसने उसकी जो अश्लील सामग्री को ठीक है। तो उसके लिए जो सज़ा रखी गई है वो 5,000 से उसका फ़ाइन रखा गया है। अगर वो चीज़ वो दोबारा करता है तो उसे 10,000 का फ़ाइन रखा गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा यौन शोषण को रोकने के लिए योजनाएं और नीतियाँ, क्या क्या योजनाएं और क्या क्या नीतियाँ, क्या क्या पॉलिसीज़ रखी गई हैं, ये इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। मेनली ये जो मैंने जो रिसर्च की है, जो सर्च की है, उसमें उत्तराखंड पुलिस में जाकर फीमेल सेल में जाकर के जब पूछा तो उन्होंने मुझे दो चीज़ों के बारे में बताया, एक निर्भया स्कीम और एक गौरा शक्ति ऐप। ये मैं इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊँगी। रोकथाम के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई, क्या क्या कार्रवाई की गई है यौन शोषण की रोकथाम के लिए। पहला है महिला परामर्श। आपके साथ कभी भी कहीं ये चीज़ें या आपके साथ वालों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है तो आप क्या है, महिला पुलिस से काउंसलिंग ले सकते हैं। महिला सहायता डेस्क, हमेशा महिला कंट्रोल हेल्प डेस्क जो है आपके लिए तत्पर है। 2 हेल्पलाइन नंबर है, एक है 1090 और एक है 112। जो 112 है वो आपका गौरा शक्ति ऐप का एक टोल फ्री नंबर है, और 1090 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं बताऊंगी कि आपके लिए और देश की लड़कियों के लिए क्या क्या योजनाएं उत्तराखंड पुलिस ने रखी है, जो मैं वहाँ जाकर जो मैंने पता किया है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। गौरा शक्ति ऐप, ये एक तरह का एक ऐप है जो उत्तराखंड की महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसको कैसे आगे मतलब कैसे इसे चलाना है और कैसे इसको आगे करना, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ऐप को कैसे चलाना है, ये कैसे आप डाउनलोड करोगे, ये मैं आपके बारे में आपको बताऊंगी। आप जैसे प्ले स्टोर में आप जाओगे तो यहाँ से आप क्या करते हैं, गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया गौरा शक्ति ऐप, तो ये गौरा शक्ति ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसे मतलब डाउनलोड करके आप ओपन कर दोगे तो ये सब चीज़ें इस तरह से आएगा। देन अब जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसे ओपन करोगे, इसमें एक SOS बटन है, ठीक है। ये जो SOS बटन है, इसमें अगर प्रेस करोगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा कंट्रोल रूम में, और तुरंत आपको कंट्रोल रूम से कॉल आ जाएगी। इसके नीचे है ऑनलाइन कंप्लेन। ऑनलाइन कंप्लेन में क्या है, आप ऑनलाइन कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। माना डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, इसमें 3 ऑप्शन है। ये सब फिल करके कि जहाँ कभी भी कोई भी अगर दुर्घटना हो रही है, आप वहाँ का पिक ले सकते हैं, वहाँ का वीडियो बना सकते हैं और इसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जो कॉल 112 है, ये गौरा शक्ति का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे माइक कंप्लेन करके, तो यहाँ से आप कंप्लेन डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसमें कॉन्टैक्ट्स है, SSP देहरादून नियरर जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ के कॉन्टैक्ट्स नंबर है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ये रहे, और ये आपका जो कांटेक्ट वाला है इसमें SSP देहरादून, SP ट्रैफिक, SP रूरल, ये सब के कांटेक्ट नंबर है। माई प्रोफाइल, इसमें अपनी प्रोफाइल बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाई है। देन इसमें कुछ लीगल राइट्स है आपसे रिलेटेड, एसिड अटैक के, सेक्सुअल असॉल्ट के, वो जो लीगल राइट्स है वो आपके इसमें
पता चल जाएगा। पोक्सो एक्ट से रिलेटेड एक्ट भी इसी में है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, सारे एक्ट जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। और वर्चुअल अब्यूज़, कोई अब्यूज़ हो रहा होगा उसकी इमेज करके डिस्क्रिप्शन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये ऐप को कैसे चलाना है, ये कैसे आप डाउनलोड करोगे, ये मैं आपके बारे में आपको बताऊंगी। आप जैसे प्ले स्टोर में आप जाओगे तो इस यहाँ से आप क्या करते हैं, गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप किया गौरा शक्ति ऐप, तो ये गौरा शक्ति ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसे मतलब डाउनलोड करके आप ओपन कर दोगे तो ये सब चीज़ें इस तरह से आएगा। देन अब आप जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसे ओपन करोगे। इसमें एक SOS बटन है, ठीक है। ये जो SOS बटन है इसमें अगर प्रेस करोगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा कंट्रोल रूम में और तुरंत आपको कंट्रोल रूम से कॉल आ जाएगी। इसके नीचे है ऑनलाइन कंप्लेन। ऑनलाइन कंप्लेन में क्या है, आप ऑनलाइन कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। माना डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, इसमें 3 ऑप्शन है। ये सब फिल करके कि जहाँ कभी भी कोई भी अगर दुर्घटना हो रही है आप वहाँ का पिक ले सकते हैं, वहाँ का वीडियो बना सकते हैं और इसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जो कॉल 112 है ये गौरा शक्ति का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे माइक कंप्लेन करके, तो यहाँ से आप कंप्लेन डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो सोशल मीडिया में भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसमें कॉन्टैक्ट्स है, SSP देहरादून नियरर जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ये रहे, और ये आपका जो कांटेक्ट वाला है इसमें SSP देहरादून, SP ट्रैफिक, SP रूरल, ये सब के कांटेक्ट नंबर है। माई प्रोफाइल, इसमें अपनी प्रोफाइल बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाई है। देन इसमें कुछ लीगल राइट्स है आपसे रिलेटेड, एसिड अटैक के, सेक्सुअल असॉल्ट के, वो जो लीगल राइट्स है वो आपके इसमें पता चल जाएगा। पोक्सो एक्ट से रिलेटेड एक्ट भी इसी में है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट है, सारे एक्ट जो है आपको यहाँ मिल जाएंगे। और वर्चुअल अब्यूज़, कोई अब्यूज़ हो रहा होगा उसकी इमेज करके डिस्क्रिप्शन करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी स्कीम उत्तराखंड सरकार और पूरे इंडिया में है जो निर्भया योजना के नाम से जानी जाती है, जो कि 2012 में निर्भया सामूहिक बलात्कार मामला जो आया था ना, उसको ध्यान में रखते हुए उसको देखते हुए क्या है, भारत सरकार ने भारत की महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से पहल को लागू करने के पर ध्यान देने के साथ 2013 में क्या किया, निर्भया फंड नामक एक फ़ंड की स्थापना की। तो ये निर्भया योजना में बताया गया है। गौरा शक्ति ऐप के बारे में जैसे कि आपने जाना, वैसे ही एक निर्भया स्कीम जो कि 2012 के बाद उत्तराखंड में और ऑल ओवर इंडिया में चलाई गई है। 2012 में जैसे कि आपने देखा है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार का मामला आपके सामने आया था, तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उसकी सुधार के उद्देश्य से एक पहल लागू की जो कि 2013 में लागू की गई थी। सरकार का इसमें जो योगदान था वो 1000 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया था, ठीक है। और ये एक तरह का फंड स्कीम है जो कि जिसका नाम रखा गया निर्भया फंड करके नाम रखा गया था 2013 में। इसकी जो एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो है आपका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय से फंड इसको प्रशासन के लिए, फंड के प्रशासन के लिए वित्त मंत्रालय है, मतलब जहाँ से हमें फंड दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो महिला बाल विकास मंत्रालय है, ये फंड का खर्चा उठाने के लिए जिम्मेदार है। तो 2 नोडल स्कीम इसकी है, नोडल एजेंसी है जो एक वित्त मंत्रालय जो फंड को चालू करता है, और एक महिला बाल विकास मंत्रालय जो फंड का खर्चा उठाने के लिए एक नोडल एजेंसी है। निर्भया कोष के तहत केंद्र राज्य सरकार को पैसा देता है। केंद्र क्या करता है, राज्य सरकार को क्या देता है, पैसा देता है, जो बदले में इसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों पर खर्चे करता है, ठीक है। निर्भया फंड एक तरह का फ्रेमवर्क है। क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कॉर्पस फंड प्रदान करता है। 1 अप्रैल 2015 से निर्भया फंड के तहत वन स्टॉप सेंटर, ये जो इसकी 3 निधि योजना में से एक योजना है वन स्टॉप सेंटर। तो वन स्टॉप सेंटर योजना देश में लागू की, जिसका उद्देश्य था हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे
कई सुविधाएं देना, जैसे पुलिस सुविधा देना, चिकित्सा सुविधा देना, कानूनी सुविधा देना, सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर, जैसे नाम से ही आपको पता चलता है। तो दूसरी निधि इसमें थी महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण। 1090 जो आपने सुना ही होगा, ये सब तक फैल सके, ये इसका स्प्रेड क्या है, सब तक हो सके, ये इसका उद्देश्य था। तीसरी इसमें निधि थी महिला पुलिस स्वयंसेवक, यानी कि महिला पुलिस क्या करे, स्वयंसेवी बने और वो क्या हेल्प करे, किसी भी एडोलेसेंट गर्ल्स हो जिसके साथ ये दुर्घटनाएं हो रही है उनकी क्या करे, हेल्प करे, अपने वॉलंटियर बन सके। तो ये 3 निर्भया निधि की 3 योजनाएं थी। निर्भया फंड के तहत जहाँ तक संभव हो वास्तविक एविडेंस का प्रावधान है, जैसे सीसीटीवी एविडेंस फुटेज की वास्तविक समय की निगरानी और त्वरित प्रक्रिया होनी चाहिए। एविडेंस के लिए घटना की रिकॉर्डिंग करना, ये सब निर्भया फंड के तहत जो क्या था, ये प्रावधान रखे गए थे। महिला बाल विकास द्वारा 3 योजनाएं जो मैंने आपको बता दी है, 3 योजनाएं, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और महिला पुलिस स्वयंसेवी जो मैंने आपको बता दी। ये तो महिला बाल विकास द्वारा थी। ये थी महिला बाल विकास द्वारा 3 योजनाएं। अब गृह मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई हैं जो कि अभी तक चल रही है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रणाली। दूसरी आपकी केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष, केंद्र सरकार से क्या किया है, राज्य सरकार को जो भी मुआवजा दिया जा रहा है, जो कोष दिया जा रहा है, उनके लिए आपके एडोलेसेंट गर्ल्स या जितने भी पीड़ित लोगों के लिए, वो इसके अंदर आता है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप सब छात्राओं को उत्तराखंड या गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम और जो भी गाइडलाइन, जो भी योजनाएं, जो भी पॉलिसीज़ हैं के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में अवेयर हो गए हो और आगे भी दूसरों को अवेयर करोगे। और जब भी कोई भी आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आप तुरंत पुलिस से हेल्प लें। 1090 पे कॉल करें, 112 पे कॉल करें, गौरा शक्ति ऐप को आप इस्तेमाल करें और बेहिचक अपनी कंप्लेंट पुलिस के सामने रखें। धन्यवाद।